हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाई आजाद सर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 11th के पृथ्वी की जो उत्पत्ति है और इसका विकास कैसे हुआ, जिसका लास्ट लेक्चर जो कल्चर वो है लेक्चर है, ये 3 नंबर है, जिसमें हम आज बात करेंगे कि ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई और ये ग्रह भी कितने प्रकार के होते हैं, इनकी चर्चा आज हम करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं बिना लेट किए हुए कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति हमने पढ़ा, जिसमें महाविस्फोट के सिद्धांत के बारे में समझने की कोशिश की, या महाविस्फोट के सिद्धांत से हमने आगे पढ़ा और आगे बढ़े, सारी चीजें हमने आपको बताया और आपने बहुत अच्छा उसमें प्यार भी दिया और आपने वीडियो को अच्छे से आगे बढ़ाया। तो फिर आज हम बात कर रहे हैं कि ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ, कैसे फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स, कैसे ग्रहों का निर्माण होता है। दोस्तों, आज महाशिवरात्रि का पहला दिन है, सोमवार। ठीक है, आप सभी आदमी को हमारी तरफ से शुभकामनाएं, आप जहां से भी मेरी वीडियो देख रहे हो। ठीक है, और ऐसे ही आप मन लगा के पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आज हम बात करने वाले हैं ग्रहों के निर्माण की, कि वैज्ञानिकों द्वारा ग्रहों के निर्माण की 3 अवस्था बताई गई है। कितनी अवस्था बताई गई है? कि ग्रह का निर्माण 3 अवस्था में क्रियल हुआ था। कह रहा है कि ग्रहों का निर्माण तारों से ही हुआ है। पहली बात तो ये समझ में आ गई कि जो ग्रह हैं, ये जो ग्रह बने हैं, इनका निर्माण जो है वो किससे हुआ है? तो पहली बात तो कहते हैं कि ग्रह का जो है, ग्रह का निर्माण तारों से हुआ है। अर्थात कहने का मतलब कि अगर आपसे कोई व्यक्ति, छोटे लेवल की मैं बात कर रहा हूं, कोई सवाल पूछ दे कि जो ये तारे होते हैं और ये ग्रह होते हैं, दोनों में अंतर क्या होता है, क्योंकि कह रहा है ना कि तारों से ही ग्रहों का निर्माण हुआ है, यानी निर्माण की जो प्रक्रिया है वो पहले तारे बने फिर ग्रह बना। तो आखिर ये अंतर क्या हुआ? तो कहते हैं कि जो तारे होते हैं ना, उनका अपना प्रकाश और ऊष्मा होता है। ठीक है दोस्तों, ग्रहों का क्या होता, तारों का क्या होता है? अपना प्रकाश और ऊष्मा होता है, और उसी प्रकाश और ऊष्मा से वो प्रकाशित भी होते हैं और हिट भी होते हैं, जबकि ग्रहों का अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है। जैसे सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। ठीक है, सूर्य क्या है? तो सूर्य एक तारा है, इसलिए सूर्य का अपना प्रकाश और ऊष्मा है। जबकि ग्रह की बात करें तो पृथ्वी एक ग्रह है, और इस पृथ्वी का अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं है। जब सूर्य के प्रकाश होगा तो पृथ्वी प्रकाशित होगी, और सूर्य का जब गर्मी बढ़ेगी तो पृथ्वी भी गर्म होती है। अर्थात पृथ्वी का अपना स्वयं का ना ही इसका प्रकाश है और ना ही इसका अपना स्वयं का ऊष्मा है। और जिस व्यक्ति का ना ही अपना ऊष्मा होता है, ना ही अपना प्रकाश होता है, उसे ही हम क्या कहेंगे? इन्हीं को हम क्या कहेंगे जी? ग्रह कहेंगे। जबकि जिसका अपना प्रकाश और ऊष्मा होता है, दोनों ही होगा, उसे हम क्या कहेंगे? तारे कहेंगे। जिसमें और तारों में ये क्या होते हैं? प्रकाश और ऊष्मा होता है। तो अब देखिए, पहला तो बात ये हुई कि ग्रह जो बने हैं, ग्रहों का निर्माण तारों से ही हुआ है। पहली बात तो क्लियर हो गई आपकी। दूसरी बात कह रहा है कि इनके गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, ग्रेविटी फोर्स के परिणाम स्वरूप आरंभ में कोण का निर्माण हुआ। मतलब एक बिंदु का निर्माण हुआ जिसके चारों ओर गैस और धूलकण थे। क्या थे? गैस, मतलब अभी इसके चारों तरफ गैस और धूलकण का बात हम करने लगते हैं। यानी बीच में एक ग्रेविटी फोर्स बना और धीरे धीरे चारों तरफ धूलकण और गैसों का निर्माण होने लगा, और धीरे धीरे ये एक तस्करी विकसित हो गया। यानी तस्करी का मतलब एक पतला सा इलाका सा ऐसा ये विकसित होकर के आगे बढ़ने लगा। अब ऐसे में एक पतला सा जब विकास होता है, तो पहली अवस्था में क्या हुआ कि गैस और धूलकण की वजह से एक तस्करी जैसी स्थिति की बन गई, पतला एक क्षण की तरह बन गया। पहली बात हो गई क्लियर। अब कह रहा है कि दूसरी अवस्था में ये गैसीय बादल के सघन के कारण कोण के आसपास का पदार्थ छोटे छोटे गोलाकार पिंड के रूप में विकसित हो गया, जिन्हें हम ग्रहाणु कहने लगे। अब आगे चल करके गैसीय बादल के वजह से सघन हुआ, और जो ये कोण था ये थोड़ा बड़ा सा रूप में क्या हो गया? विकसित हो गया, और इसमें अपना खुद का प्रकाश अपना बनने लगा। बाद में बढ़ते गुरुत्वाकर्षण के कारण ये ग्रहाणु आपस से जुड़ गए, और सब ये एक साथ जुड़ गए, जितने चारों तरफ थे सब एक साथ जुड़ गए।
और पिंडों का एक रूप धारण कर लिया और एक बड़ा सा ये क्या बन गया, पिंड बन गया। और यह ग्रह निर्माण की तीसरी अवस्था अंतिम अवस्था को मानी जाती है। और इसी की प्रक्रिया में क्या हुआ, धीरे धीरे यहाँ पे छोटे छोटे ग्रहों का निर्माण होने लगा। और बाकी तो अपना बड़ा सा तारा था ही, ये धीरे धीरे गैसीय और अवस्थाओं के बीच के संयोग से क्या हुआ, बनना शुरू हो गया। आपको निश्चित तौर पे ये बात समझ में आ गई होगी। अब कह रहा है दोस्तों कि जब ये हम बात ग्रहों का बन गया तो इसमें कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जिन्हें हम पार्थिव ग्रह कहते हैं और कुछ ग्रह को हम लोग बाह्य ग्रह कहते हैं। तो अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे अगर हम एक बात कह सकते हैं कि ये जो ग्रह होते हैं ये ग्रह दो तरह के होते हैं। ठीक है, ग्रहों को हमने दो हिस्सों में बांटा। वैसे कुल अगर हम ग्रहों की बात करें तो ये टोटल ग्रह कितने होते हैं, अभी वर्तमान में भारत में टोटल मतलब भारत के सौर मंडल सूर्य परिवार में 8 ग्रह हैं। और ये 8 ग्रह दो तरह के हैं। एक ऐसे ग्रह है जिसमें से 4 ग्रह, जो 4 ग्रह एक पास हैं मतलब सूर्य के नजदीक से हैं, इन्हें ही हम क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रह कहते हैं। आंतरिक जो करीब के हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रह कहिए, या इन्हें ही हम पार्थिव ग्रह कहते हैं। और बाद के जो 4 ग्रह हैं दोस्तों, बाद के जो 4 ग्रह हैं, अभी मैं समझाता हूं कैसे परिस्थितियों में, उन्हें हम बाह्य ग्रह या इन्हें हम जोबियन कहते हैं, जोबियन ग्रह कहते हैं। यानी टोटल जो 8 ग्रह हैं, जैसे आप इसको ले लीजिए, एक यहाँ पे ग्रह, 2 3 4 5 6 7 8, इसमें से ये 8 हो गए अलग और ये 8 हो गए अलग। ये जो 8 हैं इन्हें ही हम क्या कहते हैं, हम इन्हें आंतरिक या पार्थिव ग्रह कहते हैं, जो सूर्य के क्या है, नजदीक हैं। और जो बाकी जो दूर के ग्रह हैं, जो इस 8 के बाद वाले हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, बाह्य ग्रह या जोबियन ग्रह कहते हैं। अंतर हो गया ना। तो पहले तो दोनों को हमने अलग अलग करके बता दिया। इसके बाद अब कहते हैं कि अंतर क्या है, क्या अंतर है इसमें बेसिक। तो देखिए, कह रहा है कि पार्थिव जो ग्रह होता है, जिनके जनक तारे ही होते हैं, समीप होते हैं, अतः अधिक तापमान के कारण वहां गैस संघनित नहीं हो पाता है। और जब मतलब यहाँ गैस नहीं मिलता है, ठीक है ना, तो चट्टानों का बना होता है। आंतरिक ग्रह जो होगा जिसके बनेगा चट्टानों का से बना होता है, चट्टानों से बना होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, चट्टानों से बना होता है। जबकि यही जो बाह्य ग्रह होते हैं ये गैसों के बने होते हैं, गैसों के पिंड होते हैं, गैसों से बने गैसों के बने होते हैं। ठीक है, किससे बने होते हैं, गैसों के बने होते हैं। क्लियर हो गया ना। तो कह रहा है कि यही समीप थे, अधिक तापमान के कारण वहां गैस से संघनित नहीं हो पाई, जबकि जोबियन ग्रह दूर होने के कारण वहां गैसें संघनित हो गई। तो ये गैसों से बना और ये किससे बना, चट्टानों से। सौर वायु के प्रभाव से पार्थिव ग्रहों के गैस अथवा धूल कण उड़ गए, किंतु जोबियन ग्रहों के गैसों के सौर भवन नहीं उठा पाई। पार्थिव ग्रह छोटे होते हैं। अब देखिए पहला अंतर तो ये हो गया। दूसरा कि ये थोड़ा छोटे होते हैं, क्या होते हैं, छोटे होते हैं। जबकि ये क्या होते हैं, दूसरा पॉइंट इसमें होगा जो, ये क्या होते हैं, बड़े होते हैं, बड़े, ये बड़े होते हैं। ठीक है, पहली बात हो गई। आए, पार्थिव ग्रह छोटे होते हैं एवं इनमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम थी, अतः इन पर सौर पवनों के प्रभाव से गैसें रुकी नहीं। जबकि जोबियन ग्रह भारी थे तथा दूर होने के कारण सौर पवन के प्रभाव से बचे रहे, अतः इन पर गैसें रुक गई। और इस तरह से एक क्या हो गया, चट्टानों का रूप ले लिया, एक गैसों से बन गया और एक चट्टानों से निर्माण हो गया। तो अब आपको अंतर दोनों समझ में आ गया होगा। ये आपके ज्योग्राफी में 3 नंबर में अंतर पूछा जाता है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है। अगला दोस्तों क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि
चंद्रमा की अब उत्पत्ति। अब चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई? ग्रहों का निर्माण हो गया, तारों का निर्माण हो गया। अब चंद्रमा तो तारों से ही तो चंद्रमा होगा। चंद्रमा की उत्पत्ति एक बड़े टकराव के परिणाम स्वरूप हुआ, जिसे द बिग स्लैट कहा जाता है। यह घटना लगभग आज से 444 अरब वर्ष पहले हुई थी। बहुत बड़ा टकराव हुआ था। टकराव क्या था जी? द बिग स्लैट सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत के अंतर्गत यह माना जाता है कि पृथ्वी के बनने के कुछ समय बाद ही मंगल ग्रह से 3 गुना बड़ा आकार का एक पिंड पृथ्वी से टकरा जाता है। क्या होता है कि पृथ्वी से टकरा जाता है, बड़ा सा ग्रह होता है। और पृथ्वी क्या है? क्या है? पृथ्वी एक ग्रह है। यानी पृथ्वी जो है ये हमारी क्या है? पृथ्वी जो है ये एक ग्रह है। और पृथ्वी की उत्पत्ति किससे हुई है? पृथ्वी की अगर उत्पत्ति अभी हमने कहा किससे? तारों से हुई है पृथ्वी की उत्पत्ति। तो पृथ्वी की उत्पत्ति करने वाला कौन है? तारा। और कहा जाता है कि ये मतलब तारों से उत्पत्ति पृथ्वी की हुई। और फिर पृथ्वी यानी ग्रह, तो इस ग्रह से उत्पत्ति किसकी होगी? चंद्रमा की होगी। समझ में आ रही है बात? चंद्रमा की होगी। अर्थात ये चंद्रमा का जनक ये और इसके तारे हो जाएंगे। तो कह रहा है कि पृथ्वी बनी और ये पृथ्वी से कोई चीज टकरा गया। ठीक है, मंगल ग्रह से भी 3 गुना बड़े आकार का एक पिंड पृथ्वी से टकरा गया। यानी क्या हुआ? एक ग्रह जो है वो किससे टकराया? पृथ्वी से। टकराने के बाद इस टकराव से पृथ्वी का एक हिस्सा टूट गया। अब इसका एक हिस्सा जो निचला है ये टूट गया। अब इससे क्या हुआ? एक बहुत बड़ा ग्रह टकराया। मान लीजिए कि ये ग्रह है और ये ग्रह क्या है? ग्रह मंगल ग्रह से भी बड़ा है। ये आकर के पृथ्वी से टकराया। पृथ्वी से टकराने के बाद इसका एक हिस्सा इधर से टूट गया, अलग हो गया। ठीक है, बिखर गया। यही पदार्थ चंद्रमा के रूप में पृथ्वी का चक्कर लगाने लगा। अब जब ये बिखर गया यहां से, तो अब केवल ये पृथ्वी बच गई। इधर क्या बच गई? पृथ्वी बच गई। और ये वाला हिस्सा जो था ये वाला अलग हो गया। और यही चारों तरफ क्या होने लगा? चंद्रमा, पृथ्वी की चारों तरफ ये चंद्रमा बन गया। और यही चंद्रमा का क्या करने लगा? पृथ्वी का परिक्रमा करने लगा। इसलिए पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा है, जो मानते हैं। तो आपने क्या समझा? आपने ये समझा कि एक क्या हुआ? चंद्रमा की उत्पत्ति किससे हुई है? ग्रह से हुई है, अर्थात पृथ्वी जैसे चीजों से हुई है। अब क्या कह रहा है कि एक मंगल से भी बड़ा एक ग्रह था जो आकर के पृथ्वी से टकरा गया। अब मान लीजिए कि ये बड़ा ग्रह जो है इसको आप मान लीजिए मंगल है। ठीक है, मंगल ग्रह है। ये जो है आकर के इस पृथ्वी से टकराया। टिकरी से टकराने के बाद इसका इतना हिस्सा क्या हो गया? टूट गया। टूट करके बाहर हो गया। और बाहर होकर के इसके चारों तरफ परिक्रमा करने लगा। और यही भविष्य में क्या बन गया? चंद्रमा बन गया। पृथ्वी जैसा थी वैसे रही, थोड़ी छोटी हो गई। और इस तरह से इसका परिवर्तन हुआ और यही चक्कर लगाने लगा। ये घटना आज से इतना बरस पहले हुई और इस प्रकार चंद्रमा की उत्पत्ति हो गई। आपको मेरे ख्याल से बहुत इजी वे में आपको समझ में अब आ गया होगा। अगला है दोस्तों कि स्थल मंडल के विकास में विभेदन प्रक्रिया का योगदान, यानी सबका योगदान क्या होगा? तो हल्के और भारी घनत्व वाले पदार्थों के पृथ्वी पृथक होने की प्रक्रिया को ही विभेदन कहते हैं। यानी जो हल्के और भारी जो पदार्थ हैं वो जैसे जैसे अलग होने लगे, इसी प्रक्रिया को विभेदन कहा जाता है। पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान अत्यधिक ताप के कारण पृथ्वी के पदार्थ द्रव अवस्था में हो गए। किस में हो गए? द्रव, लिक्विड अवस्था में हो गए, जिसके फलस्वरूप हल्के और भारी घनत्व एक मिश्रण तैयार हो गया। घनत्व के अंदर अंतर के कारण भारी पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में चला गया और हल्का पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आ गया, ऊपरी भाग की तरफ आ गए। समय के साथ ये पदार्थ ठंडा हुआ और यही धीरे धीरे क्या हो गया? ठोस रूप में भूपट्टी यानी धरती का निर्माण कर गया। और इस प्रकार क्या हो गया? स्थल मंडल का यहाँ पर निर्माण हो गया। ठीक है, स्थल मंडल का निर्माण हो गया। ये आपको बड़ी आसानी से पढ़ने के बाद ही समझ में एक ही बार में आ जाएगा दोस्तों। अब कह रहा है कि पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा सदैव का एक ही हिस्सा दिखाई देता है, ऐसा क्यों? बिल्कुल आपका ये क्वेश्चन बन सकता है या क्वेश्चन पूछा हुआ है। कह रहा है कि जब हम चंद्रमा को पृथ्वी से देखते हैं तब उसका एक ही भाग अथवा एक ही रूप दिखाई देता है, क्योंकि चंद्रमा की घूर्णन अवधि परिक्रमण अवधि के समान ही है। यानी जो सूर्य ये हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी को आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है और इसी पृथ्वी के
चारों तरफ कौन घूम रहा है? चंद्रमा घूम रहा है। तो चंद्रमा पृथ्वी जब अपने अक्ष पे घूम रही है, जो गति उसकी घूमने की यहाँ पर है, यही गति इसकी घूमने की यहाँ पर भी है। तो जितनी तेजी से ये घूम रहा है, उतनी तेजी से इसके आमने सामने वाला हिस्सा ये भी है और ये भी है। इसलिए एक ही हिस्सा हमेशा इसके प्रकाश की तरफ आता है, तो आधा वाला हिस्सा ही प्रकाशित होता है और दूसरा हिस्सा क्या होता है? अंधेरे में चला जाता है, जिसके कारण ये पीछे वाला हिस्सा है तो दिखाई नहीं देता है और आगे वाला हिस्सा दिखाई देता है, जो कि जितनी रफ्तार से ये है उतनी रफ्तार से वो भी अपना चलता है। ठीक है, अवधि परिक्रमण की अवधि समान है, इसलिए हम चंद्रमा का एक ही हिस्सा देख पाते हैं। जो अगला हिस्सा होता है वही उसके सामने प्रकाश की तरफ हमेशा पड़ता है और इसकी वजह से एक हिस्सा हम देख पाते हैं। अब आता है प्रकाश वर्ष क्या है? ये तो दोस्तों ने पिछले ही बताया था कि दूरी मापने की क्या है? एक इकाई है। क्या है? दूरी मापने की एक इकाई है। प्रकाश वर्ष समय का नहीं वरन दूरी माप है। प्रकाश की गति लगभग इतना लाख किलोमीटर सेकंड है। एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा वह एक प्रकाश वर्ष ही कहलाता है। ठीक है, यह इतना किलोमीटर के बराबर है। पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी 14 करोड़ इतना किलोमीटर 98 किलोमीटर है। प्रकाश वर्ष के संदर्भ में यह दूरी केवल 8.3.11 मीटर के रूप में माना जाता है। तो आपके केवल एक क्वेश्चन पूछा कि प्रकाश वर्ष क्या है, तो आप बताइएगा सिंपल तरीके से कि दूरी मापने की इकाई है। दूरी मापने की इकाई है। क्या है? दूरी मापने की इकाई है। अगला दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है क्या कि अब कह रहा है कि अब ये चंद्रमा के संबंधित कुछ क्वेश्चन है, तथ्य है जो एमसीक्यू में पूछ देता है कि इसका किलोमीटर कितना है? इतना किलोमीटर व्यास है। चंद्रमा औसतन इतनी दूरी पर है। चंद्रमा का धरातलीय तापमान दिन के समय इतना और रात में इतना हो जाता है। चंद्रमा की घूर्णन और परिक्रमण गति की अवधि इतना है। ठीक है, ये सब चीजें ना फैक्ट है, आपको याद करने वाली है दोस्तों। आप इसे आराम से स्क्रीनशॉट लेकर के वीडियो रोक करके आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन करके आप इसे लिख सकते हैं और इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसमें कोई ऐसा समझाने वाला चीज नहीं है। अब कह रहा है कि स्थल मंडल का विकास कैसे हुआ? स्थल मंडल बन गया, बहुत से ग्रहों के एकत्र होने के से ग्रह बना और पृथ्वी की रचना भी इसी क्रम के अनुसार हुई। जब पदार्थ रुद्र वजह की संतत हो रहा, ठंडा होने लगा, उन एकत्र होते पिंडों ने पदार्थ को प्रभावित किया। इससे अत्यधिक ऊष्मा पैदा हुई। यह क्रिया जारी रही और उत्पन्न भाप न ग्लो लग लगे। पृथ्वी की उत्पत्ति के समय और उत्पत्ति के तुरंत बाद हुआ। अधिक ताप के कारण पृथ्वी अधिक रूप से द्रव अवस्था में रह गई और तापमान की अधिकता की वजह से एक भारी घनत्व के मिश्रण वाले पदार्थों के रूप अंतर के कारण अलग होना आरंभ हो गई और धीरे धीरे ये क्या हो गया? एक चट्टान के रूप में अलग तरीके से डेवलप हो गया और यही आगे क्या बन गया? स्थल मंडल का रूप ले लिया। अब वायुमंडल और जलमंडल का विकास कैसे हुआ दोस्तों? तो पृथ्वी के वायुमंडल का वर्तमान संरचना में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मुख्य योगदान है। मतलब ये जो वायुमंडल का निर्माण हुआ है उसमें किसका योगदान है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन्हीं की वजह से इसका निर्माण हुआ है। वायुमंडल की संरचना संगठन आय में बता गई हो। वर्तमान वायुमंडल के विकास की तीव्र अवस्था है। 3 अवस्था है। पहली अवस्था में आदिकाल वायुमंडलीय गैसों का हीरा था। दूसरी अवस्था में घेरा था पूरी तरह से। अवस्था में अंदर से निकली भाप तथा जलाशय में वायुमंडल का विकास में सहयोग किया। आखिरी अवस्था में वायुमंडल की संरचना को जैम के प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के संशोधित क्रिया प्रारंभिक मंडल जिसे हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता थी और सौर पवन के कारण पृथ्वी से दूर हो गया। ऐसा केवल पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि सभी पार्थिव ग्रह पे हुआ। मतलब जितने भी नजदीक के थे पार्थिव ग्रह जो थे शुरू के 4, उन सब पे हुआ। बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया और मंगल हो गया। ठीक है, पार्थिव यहाँ से सौर पवन के प्रभाव की वजह से आदिकालीन वायुमंडल या तो दूर धकेल दिया गया या वायुमंडल का विकास की पहली थी। अब दोस्तों आ रहा है क्या कि जीव की उत्पत्ति कैसे हुई? जीवों की, तो पृथ्वी की उत्पत्ति का आखिरी चरण जीवन की उत्पत्ति तथा विकास से जुड़ा हुआ है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पृथ्वी की आरंभिक वायुमंडल जीवन के विकास के लिए अनुकूल नहीं था, बिल्कुल अनुकूल नहीं था। आधुनिक वैज्ञानिक जीवन की उत्पत्ति को एक प्रकार की रासायनिक प्रतिक्रिया बताते हैं जिससे पहले जटिल जैव कार्बनिक अणु बने तथा उनका समूहन हुआ। यह समूहन ऐसा था जो अपने आप को दोहरा रहा था, बार बार अपने आप को कर रहा था, जनरेट कर रहा था। धीरे धीरे करते करते निर्जीव पदार्थ को जीवित में परिवर्तित कर सका। हमारे ग्रह पर जीवन के ही भिन्न भिन्न समय की चट्टानों में मिलने वाले
जीवाश्म के रूप में है। 300 करोड़ वर्ष पुरानी भूगर्भिक शैलों से मिलने वाली सूक्ष्मदर्शी संरचना आज की शैवाल की संरचना से मिलती जुलती है। यह माना जा सकता है कि इससे पहले समय में साधारण संरचना वाली शैवाल रही होगी। यह माना जाता है कि जीवन का विकास लगभग 380 करोड़ सालों से शुरू हुआ था और एक कोशिकीय जीवाणु से आज के मनुष्य तक का जीवन का विकास रहा। भूवैज्ञानिक कालक्रम के प्रभावित किया जा सकता है। भूवैज्ञानिक काल मापदंड पूरा करने में इसको ये बताते हैं। और इस तरह से शुरुआती दौर में एक जीव था, इसी जीव से धीरे 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 करते जाते हैं रीजनरेट होकर 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 पृथ्वी पर जीव जंतु का निर्माण होने लगा और इस प्रकार पृथ्वी पर क्या बन गया, जीव जंतुओं का उत्पत्ति हो जाती है। और उत्पत्ति होने के बाद हमारे पृथ्वी का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। इस प्रकार दोस्तों हमने आज मात्र 3 स्लाइड में यानी 3 लेक्चर में हमने पृथ्वी की उत्पत्ति को बहुत बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया। अगले वीडियो में हम दोस्तों इसके आगे की बात करेंगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी। तीसरा जो चैप्टर है आपका, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी हमें कैसे प्राप्त होती है, उस पर बात करेंगे। आप इसी तरह से प्यार और स्नेह देते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और पहली बार चैनल पे अगर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आपके छोटे से प्यार से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आपके लिए लगातार मेहनत करते हैं। जय हिंद, जय भारत।